हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर हुआ था, उसमें जियोग्राफी पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, उनके बारे में हम उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू इजी था, और उसमें 15-20 क्वेश्चन टफ लेवल के थे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। कहने का मतलब ध्वनि की तीव्रता कितनी तीव्रता है जो मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है 80 डेसिबल के ऊपर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल मानक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल मानक के अनुसार समुद्र तल पर मानक वायुदाब कितना होता है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें 1013.25 मिलीबार वायुदाब है, वो समुद्र तल पर मानक वायुदाब का लेवल है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की गई है। तो इसमें इसका उद्देश्य पूछ रहा है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का, जो जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन है जंगली जानवरों का संरक्षण, दूसरा है वनस्पति आवरण का संरक्षण, और तीसरा है संरक्षण भंडार का रक्षण। तो इसमें जो पहले दो ऑप्शन है, जंगली जानवरों का संरक्षण और वनस्पति आवरण का संरक्षण, वो करेक्ट होंगे। तो उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इस प्रकार निर्भर करती है, सॉरी, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। कुछ फैक्टर दे रखे हैं जिसके ऊपर पृथ्वी पर जो प्राप्त ऊर्जा होती है उनका निर्धारण होता है। जिसमें पहला बता रहा है वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन, वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन, और तीसरा है पारगमन में ऊर्जा का परिवर्तन। तो इसमें आपके जो फैक्टर है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा जिस पर निर्भर करती है, वो तीनों है, वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन, वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन, और तीसरा है पारगमन में ऊर्जा का परिवर्तन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें पहला है संस्कृति हस्तांतरित होती है, यानी मतलब कल्चर इज ट्रांसफर्ड। दूसरा है संस्कृति परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम है, यानी मतलब कल्चर इज एबल टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद में तीसरा है संस्कृति केवल अभौतिक है, यानी मतलब ओनली नॉन मेटेरियल है नेचर में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इस जो सेंटेंस की क्लियरिटी नहीं है। बाकी दो क्लियर है, संस्कृति हस्तांतरित है, कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफरेबल है। उसके बाद में दूसरा है संस्कृति प्रकृति के अनुसार अनुकूलन करने में सक्षम है, कहने का मतलब कल्चर के सॉरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कल्चर को ह्यूमन अडॉप्ट करता है। ठीक है। तो इसमें आपका ज़्यादा सही ऑप्शन बी लग रहा है, ए व दो दोनों। बाकी ये तीसरा भी हो सकता है, इसकी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों को आकार के अनुसार क्रमबद्ध करें और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाना है, कहने का मतलब कम से छोटे से बड़े की तरफ। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है महानगर, सन नगर, नगर और गांव। इसमें मेगालोपोलिस, कन्वर्बेशन, टाउन एंड विलेज। तो सबसे छोटा है विलेज। तो बी ऑप्शन है उसमें, विलेज सबसे पहले दे रखा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो छोटे से बड़े की तरफ देख लेते हैं, जिसमें पहला है गांव, दूसरा नगर, तीसरा है सन नगर, और चौथा है महानगर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक भूक्षरण से संबंधित नहीं है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फैक्टर्स इज नॉट रिलेटेड टू सॉइल इरोजन। कहने का मतलब ऐसी कौन कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं, सॉरी, जो मानवीय कारक है वो भूक्षरण से संबंधित नहीं है। जिसमें पहला है कृषि कार्य में परिवर्तन। यदि एग्रीकल्चरल जो पैटर्न है, कृषि कार्य का जो प्रतिरूप है उसमें बदलाव करेंगे तो सॉइल इरोजन हो सकता है। दूसरा है खनन व उत्खनन। ये
सीधा सीधा डायरेक्ट है कि खनन और उत्खनन करते हैं तो जो ऊपरी परत है सॉइल की वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद में प्रबंधन के उपाय, मैनेजमेंट में भी कुछ जो टोपोग्राफी के अनुसार मैनेजमेंट की पॉलिसी या प्लान डिसाइड नहीं करते हैं तो इससे भी सॉइल इरोजन हो सकता है। और फोर्थ वन है वनस्पति का घनत्व। अब एक्चुअली में जो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन है वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती है, सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा देती है। तो इसमें जो फोर्थ वन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक भूसरण से संबंधित नहीं है। तो वनस्पति का घनत्व है जो भूसरण से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीन जो मेजर रीजन बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है यूएनईपी का संबंध। कहने वाला यूएनईपी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि प्लान नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है और पॉलिसी नहीं है। तो प्रोग्राम है वो यूएन ईपी, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 1971 में जे ग्रिनेल ने पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा दी थी, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो पारिस्थितिकी शब्द है वो अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक नक्शा RF 1/25,000 पर खींचा जाता है तो मानचित्र को आधा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निरूपक भिन्न सही होगा। तो इसमें जो मैप से संबंधित फैक्ट है कि यदि ये स्केल स्केल के बारे में बात कर रहा है तो इसमें आधा करने की बात कर रहा है, तो इसको जो निरूपक भिन्न दे रखी है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे आधा की जगह बोलता कि इसको डबल करनी है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि यदि ये घटाने का बोल रहा है तो निरूपक भिन्न जितनी दे रखी है उसका डबल हो जाएगा, और कम करने का बोलता है सॉरी ज़्यादा करने का बोलता है तो निरूपक भिन्न कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी 50% हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर बोला है आधा करना है तो इसका जो निरूपक भिन्न दे रखी है क्वेश्चन में उसका डबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी शहरी आबादी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिपिक्टिंग अर्बन पॉपुलेशन ऑन ए मैप। ठीक है, इसमें पहला वर्त, दूसरा है विभाजित वर्त और तीसरा है गोला। ये चारों टेक्निक्स है, सॉरी ये तीनों टेक्निक्स है, ये शहरी आबादी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयुक्त होती है। तो हेंस्योर है वो इससे रिलेटेड नहीं है, इसका संबंध है वो रिमोट सेंसिंग वाले उस चैप्टर में है जिसमें टोपोग्राफी को दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन नाइट्रोजन गैस, दूसरा धुआं, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए होगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को पॉल्यूटेंट के रूप में नहीं देखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक प्रदेशों की श्रेणी का उनके आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रम का सही क्रम क्या है। कहने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमाना है। ठीक है, सबसे बड़ा से सबसे छोटे की तरफ। तो इसमें सबसे बड़े में सांस्कृतिक विश्व, सांस्कृतिक प्रदेश और सांस्कृतिक क्षेत्र। दूसरे में सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक विश्व और सांस्कृतिक क्षेत्र। तीसरे में सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक विश्व, सांस्कृतिक विश्व, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रदेश। अब इसमें बड़े से छोटे की तरफ पूछ रहा है, घटते क्रम में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सांस्कृतिक विश्व, सांस्कृतिक प्रदेश और तीसरा है सांस्कृतिक क्षेत्र। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछता, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होता, सांस्कृतिक प्रदेश, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक विश्व। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। अब सूची एक में निरूपक निरूपक भिन्न दे रखी है और सूची दो में स्केल का स्तर दे रखा है। अब जो जितनी
ज़्यादा बड़ी निरूपक बीन होगी उतना ही छोटा मानचित्र बनेगा। ठीक है, उस सॉरी, स्केल जो मानचित्र की स्केल होगी वो छोटी होगी। तो बी में 4। ठीक है, तो बी में 4 यहाँ पे एक जगह है, बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें जो निरूपक बीन सबसे बड़ी है वो सबसे छोटा स्केल हो जाएगा मानचित्र का। और भूकर जो कैडस्ट्रियल मैप है, ठीक है, उसका निरूपक बिन ये होगा 25,000। ठीक है, तो डी में एक, ठीक है, डी में एक यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, और ए में 3 है। ठीक है, ये 2.5 लाख वाला है वो मध्यम आकार का होगा, और उसके बाद में 50,000 वाला है वो बड़े आकार का होगा। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन वो ए हो जाएगा। उसके बाद में 67 नंबर क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि काई स्क्वायर सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है? तो इसमें अंतर संबंध के लिए किया जाता है, इंटर रिलेशन से संबंधित इसका इस स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जातीय धर्म का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथनिक रीजन? ठीक है, मानव जातीय धर्म का उदाहरण है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा, हिंदू धर्म। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। इसमें पहला है अभिकथन, कह रहा है कि जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और पेड़। उसके बाद में कारण है अजैविक संसाधन वे चीजें हैं जो निर्जीव जीवों से बनती है, उदाहरण के लिए चट्टानें, हवा और धातुएं। अब यहाँ पे दोनों कथन सही है, लेकिन कारण है जो अभिकथन की वही क्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जैविक संसाधन की बात हो रही है और यहाँ पे अजैविक संसाधन की बात हो रही है, तो दोनों बातें अलग अलग है लेकिन दोनों ही सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा होगा, बी। इसमें अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्रविडियन, मलय, पोलिनेशियन भाषाई समूह का भाषा परिवार नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है द्रविड़, दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा है मंगोलिक और चौथा है मलाया मलायन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है द्रविडियन, तो मैच कर रहा है, मलया मैच कर रहा है। अब माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आपको पता हो तो जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर कुछ द्वीप के समूह हैं, उनको संयुक्त रूप से माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया इनके नाम से जानते हैं। तो ये भी मलयन जो मलेशिया वाला रीजन है, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी उनके बीच वाला रीजन है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बोली जाती है। लेकिन जो मंगोलिक जो बोली है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये कहने का मतलब जो पूर्वी एशिया है, ठीक है, वहां पर बोली जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन द्रविडियन, मलय, पोलिनेशिया भाषा समूह का भाषा परिवार नहीं है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड का क्या महत्व है? ठीक है, सीधी सी बात है कि उम्र और लिंग के अनुपात का अध्ययन करने में मदद के लिए है। ठीक है, उम्र और लिंग अनुपात के अध्ययन में मदद करता है। ठीक है, जिसमें ये पिरामिड होता है। ठीक है, तो इंटरवल होता है 5 साल का। ठीक है, और जो एज दे रखी होती है, ठीक है, और मेल और फीमेल दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें उम्र और लिंग अनुपात के अध्ययन में मदद करता है। ठीक है, मदद के लिए पिरामिड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। ठीक है, इसमें है अभिकथन, कह रहा है जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी है जो उपजाऊ होती है, बांगर खादर से संबंधित है। और उसके बाद में नेक्स्ट कारण बोल रहा है ज्यादातर इन मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरेसिक सॉरी फॉस्फोरिक एसिड और चूने के पर्याप्त अनुपात होते हैं। तो इसमें पोटास होता है, चूने का पर्याप्त अनुपात होता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ये तो सही है और ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा क्षेत्र 0.3 से 0.4 वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के भीतर आता है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फोटोग्राफिक
पैरा बैंगनी क्षेत्र आता है इसमें। फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट रीजन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में लिंग अनुपात एक सूचकांक है जिसे आमतौर पर रूप में परिभाषित किया जाता है। जो लिंग अनुपात है उसको इंडिकेट करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में इनका फॉर्मूला है जो इंडिया से विपरीत है। इंडिया में क्या है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिला की संख्या है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन का वो है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रति हजार महिला पर पुरुषों की संख्या के रूप में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह श्रृंखला लॉन्चिंग वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला है लैंडसैट श्रृंखला 1972, नोवा श्रृंखला 1979 और आईआरएस श्रृंखला 1988 और स्पॉट सीरीज श्रृंखला 1955। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, स्पॉट श्रृंखला 1955। ये गलत है। बाकी लैंडसेट श्रृंखला 1972 में शुरू हुई, नोवा श्रृंखला 1979 में शुरू हुई थी और आईआरएस श्रृंखला है वो 1988 में शुरू हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है सटीक स्थिति निर्धारण सेवा उपकरण का उपयोग। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो लोकेशन है सटीक स्थिति निर्धारण सेवा उपकरण किसके लिए किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है नौ संचालन रिसीवर। ठीक है, नेविगेशन रिसीवर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से किस राज्य ने अपनी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है नागालैंड। ठीक है, इंडिया का एकमात्र राज्य है जिसने जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव दर्ज की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। प्रसंस्कृतिकरण के संबंध में सही कथन का चयन करें और नीचे दी गई कूट का सही चयन करें। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्यूलरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। इसमें पहला कथन है यह सामाजिक प्रक्रिया आत्मसात का एक हिस्सा है जो संघर्ष से एकीकरण तक का अंतिम चरण है। ये कथन सही है। ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये प्रसंस्कृतिकरण है जो सामाजिक प्रक्रिया है और आत्मसात का एक हिस्सा है जो संघर्ष से एकीकरण तक का अंतिम चरण है। जनसंख्या प्रवासन, विस्थापन, देश की सीमा का विस्तार आदि के फलस्वरूप ये प्रक्रिया सक्रिय है। जो प्रसंस्कृतिकरण है ये किन किन माध्यमों से होती है। जब जनसंख्या का प्रवास होता है, कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर जाता है, ठीक है, तो अपनी कल्चर बी स्थान पर लेके जाएगा। और उसके बाद में विस्थापन होता है, जब कोई लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप है वो किसी ए स्थान से बी स्थान पर चला जाता है तो साथ में अपनी कल्चर भी ले जाता है। और तीसरा है कि देश की सीमा का विस्तार, जब कोई नेशन है उसकी बाउंड्री है जो इंक्रीज कर देंगे तो जो जो दोनों देश बाउंड्री पार जो भी संस्कृति थी उनका आत्मसात होगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रजाति की औसत कपालीय क्षमता 1300 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें अभी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस है वो राइट होने का, वो निग्रेटो से संबंधित है कि निग्रेटो का जो कपालीय क्षमता है वो 1300 घन सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कथन सही है, यहाँ पे सत्य पूछ रहा तो यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 892 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ये गलत है। और पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, पश्चिमी बंगाल का नहीं है, बिहार का सबसे अधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में 17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदों की एक श्रृंखला में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच में अंतर को कहा जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है माध्य, माध्य का और बहुलक। ठीक है,
और तीसरा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है वो चौथा होगा, जिसमें रेंज है, ठीक है, जिसे परास भी बोलते हैं, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में 81 है। 81 में पूछ रहा है कि प्रवाल भित्तियां सामान्यतः निम्नलिखित में से किन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बीच में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में अ, प्रवाल भित्तियां विकसित होती है। यहाँ पर इनके टेम्परेचर हो या सी सैलिनिटी हो, डेप्थ हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो प्रवाल भित्तियों के विकास से संबंधित जो फेवरेबल कंडीशन है वो इन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समूह एक में लोहा अयस्क के प्रकार तथा समूह बी में लोहा भाग के प्रतिशत से मिलान करें। ठीक है, तो इसमें लोहा अयस्क और लोहा भाग का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, चार ऑप्शन है, हेमेटाइट, सिंडराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट में हाईएस्ट जो लोह भाग के प्रतिशत होता है 72.4। ठीक है, और इससे अधिक ही होता है। तो डी में एक कहाँ पर है, डी में एक दो जगह। ठीक है, तो उसके बाद में अगला है, ए में है 60 से 70%। ठीक है, मैग्नेटाइट के बाद में जो नंबर आता है हेमेटाइट का आता है। तो बी में एक है, तो यहाँ पे डी में एक है, सॉरी, डी में एक जगह ही है। और ए में भी बी दो जगह है, लेकिन अपना करेक्ट आंसर है जो डी हो जाएगा, क्योंकि डी में एक है। ठीक है, मैग्नेटाइट 72.4%। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन में डी में ए नहीं है। उसके बाद में ए में दो हो जाएगा 60 से 70, और बी में चार हो जाएगा सिंडराइट में 10 से 48, और जो सी है उसमें लिमोनाइट में तीन हो जाएगा 30 से 60। तो इसका सीक्वेंस है वो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिंडराइट और लिमोनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इनका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ए बी चार और सी तीन और ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समूह यहाँ पे ग्रुप दे रखे हैं। ठीक है, ग्रुप ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्षेत्र का मिलान समूह बी ग्रुप बी से करना है, जिसमें तरंग दैर्ध्य के माध्यम से करें। ठीक है, तो समूह ए में ग्रुप ए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्षेत्र दे रखा है, और ग्रुप बी में तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दे रखी है। तो इसको करेक्ट करना है। तो इसमें अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, इसमें ये वेवलेंथ पूछी थी। तो उसका आंसर फोटोग्राफिक पैराबैंगनी बैंड होगा। ठीक है, फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट बैंड है। ठीक है, तो अब ए में एक है, तो ए में एक दो जगह है। ठीक है, उसके बाद में दृश्य प्रकाश क्षेत्र का जो वेवलेंथ है वो 0.4 से 0.7 तरंग दैर्ध्य तक होगा। ठीक है, तो डी का चार होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो एक हो जाएगा। एक इंफ्रारेड बैंड के पास 0.7 से 3.0 तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, और इंफ्रारेड बैंड के माध्यम मिड इंफ्रारेड बैंड का जो वेवलेंथ होगा वो 8 से 14 तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थलाकृतिक प्रोफाइल में क्षैतिज स्तर, जिसमें 1.5 लाख की बात की गई है, और ऊर्ध्वाधर स्तर 25,000 है, तो एक प्रोफाइल के निर्माण में कितनी बार ऊर्ध्वाधर स्तर की अत्युक्ति होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज ये दे रखी है 1.5 लाख। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 25,000। ठीक है, तो अभी इनका डिफरेंस देख सकते हैं, 25,000 तो 6 गुना होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है वो 6 बार होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के मैदानों की सामान्य गहराई कितने से कितने मीटर के बीच में होती है। ये सविंदर सिंह से मतलब सीधा फैक्ट दे रखा है। तो इनका करेक्ट आंसर है वो 3,000 से 60,000 मीटर के बीच में होगा, सॉरी 3,000 से 6,000 मीटर के बीच में होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि आकार नियम का प्रथम विचारक कौन था। तो जी के जिफ इनका
करेक्ट आंसर होगा। जी के जीफ ने कोटि आकार नियम या रैंक साइज रूल बोल दो, इन्होंने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भरता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला है निर्भरता सिद्धांत निर्यात निर्भरता, व्यापार घाटे और आयात प्रकृति की घटनाओं पर केंद्रित है। उसके बाद में दूसरा है ऐसा ऐसे सिद्धांत द्वारा अविकसित देशों की गरीबी और आर्थिक विकास को भी समझाया गया है। और उसके बाद में तीसरा है विकासशील देश विश्व आर्थिक प्रणाली से कैसे जुड़े हैं, ये इस सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। और फोर्थ वन है निर्भरता सिद्धांत तेजी से औद्योगिकरण के प्रभाव के असंतोष के रूप में उभरा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, कि जो सिद्धांत निर्भरता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी को ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों के नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ग्लेशियल कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है डेली, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पास से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो कृष्णा रिवर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से सीधा सीधा पुट अप हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय सेल से संबंधित नहीं है। इसमें महाद्वीपीय सेल के बारे में पूछा है। जो महाद्वीपीय सेल, जो ढाल और जो डीप सी बेसिन होते हैं उनका सीक्वेंस और फिर ट्रेंच, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा है। तो पहला है कि यह महासागर का उतला हिस्सा है और महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। दूसरा है गहराई लगभग 200 मीटर है। तीसरा है भूमि से तलछट भी पाए जाते हैं। और चौथा है इसकी ढलान 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ये महासागर का उतला हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है जो सी से टच करता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक भूगोल की व्याख्या करने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन थे। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल जियोग्राफी की बात हो रही है। ठीक है, उग्रवाद की। ठीक है, रेडिकल जियोग्राफी की, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जे रिचर्ड पीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पवन पेटी को हेडली सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस है हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ठीक है, तो जो व्यापारिक पवन है ट्रेड विंड्स है उनको हेडली सेल के नाम से जानते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 92 में बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना के बारे में पहला विचार किसने प्रस्तुत किया। अब महाद्वीपीय प्रवाह जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो तो दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, लेकिन जो पहली बात बोली थी महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में, पहला पॉइंट किसी ने बोला था वो था एंटोनियो स्नाइडर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोनियो स्नाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के उद्गम और उनके उद्गम स्थल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, सिंधु पश्चिमी घाट से नहीं होती है, ये भी तिब्बत वाले रीजन से होती है, भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से, और नर्मदा अमरकंटक मैकाल हिल से होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में राज्य संसाधनों और आर्थिक विकास का सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो और स्मिथ द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जिसमें इसमें क्षेत्रीय विकास के संबंध में इन्होंने बोला था कि राज्य संसाधनों और आर्थिक विकास ये कंपोनेंट है। ठीक है, और इनसे संबंधित क्षेत्रीय विकास की परिकल्पना दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन, ठीक है, वेल्थ, इनकम, अर्बन पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन, ये बोला कि धन, आय, शहरी आबादी या सामान्य आबादी में असमानता वितरण का पता लगाने के लिए किस वक्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो लॉरेंज वक्र का। ठीक है, जो इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 97 नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका मेन जो काम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्वयं सहायता के माध्यम से गांवों के समग्र विकास के बारे में बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है। तो इसमें हेगेट और सोरले, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा।
और भारतीय अनुसूची में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय जातियों का वर्गीकरण किया था? तो इसमें जो सी ऑप्शन है, सर हर्बर्ट रिजले, इन्होंने भारतीय जातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, जो रेशियल ग्रुप है इंडिया में, उनका वर्गीकरण किया था रिजले साहब ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति अधिकतर किन राज्यों में पाई जाती है? तो भील जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीसरा है केरल, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। चौथा है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका ज़्यादातर जो रीजन है भील जनजाति से संबंधित वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके बाद में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भू राजनीति विचारधारा के जनक कौन है? ठीक है, भू राजनीति विचारधारा के जनक कौन है? ठीक है, तो इसमें आपका जो शब्द है जी, जो वर्ड है जियो पॉलिटिक्स, वो तो दिया था जोहान रुडलॉफ जेलन ने, लेकिन इनको कहने वाला आइडियोलॉजी को प्रसारित किया था वो था कार्ल हॉस्पर। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ जिसमें औसत मासिक तापमान को मासिक वर्षा के विरुद्ध आलेखित किया जाता है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपी मिश्रा ने भारत को कितने बड़े एवं मध्यम नियोजन क्षेत्र में विभाजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो 13 बड़े और 36 मध्यम आकार के क्षेत्रों में विभाजित किया है पूरे भारत को। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लेपिली क्या है? तो लेपिली ज्वालामुखी सामग्री के टुकड़े जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे जो पिंड शिलाएं होती है। ठीक है, वो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर उछलती है। ठीक है, उनको लेपिली बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी से ये पूछा हुआ है। उसके बाद में 106 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहा है कि ग्रुप एक को ग्रुप दो से मैच करना है और सही कूट का चयन करना है। तो नाइट्रोजन वो पता ही है 78.1% है, आर्गन 0.93% है, ऑक्सीजन 20.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है। ठीक है, तो ए में हो जाएगा 3, ए में 3, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, तो ए में 3 दो जगह है, बी में है 0.93। ठीक है, 0.93, तो बी में एक दोनों जगह है। उसके बाद में ऑक्सीजन 20.4 सॉरी 20.9 है, तो सी में चार एक जगह है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका सी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतरों को सबसे पहले किसने चित्रित किया था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ऑफिशियल आंसर क्या है कि उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑन अ वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए गए वो सबसे पहले, इसमें टोलमी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रोबो ने भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उनके बारे में भी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इसका क्लियर पता चलेगा। तो अभी के लिए टोलमी मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दबाव एवं हवा के सतह घटकों का सही क्रम है? जो इक्वेटर से पोलर की तरफ में जो विंड्स बहती है, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहा है। इसमें पहला है व्यापारिक पवने, उपोष्ण उच्च, ये गलत हो जाएगा। व्यापारिक पवने और ध्रुवीय, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब, और सी में है ध्रुवीय पवने, ये गलत हो जाएगा क्योंकि व्यापारिक पवनों के बाद में डायरेक्ट ध्रुवीय पवन नहीं आएगी, बीच में पछुआ पवने भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है, पॉइंट दे रखा है, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें होगा ट्रेड विंड्स, सब ट्रॉपिकल हाई वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, ये आपका ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति के निम्नलिखित समूह में से कौन सा अप्रदनात्मक लक्षणों से संबंधित है? इरोजनल फीचर कौन सा है? ठीक है, तो स्टेलेक्माइट्स, प्राकृतिक तटबंध, स्टेक एंड टालस। दूसरा है वी आकार की घाटी, यार्डन, गॉर्ज, पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग और सिंकहोल, प्राकृतिक पुल, बीचेस, एस्कर्स, स्टार ड्यून्स। उसके बाद बाढ़ का मैदान, मोरेन, कोल्डेरस, यू आकार की घाटी। ठीक है, तो मोरेन डिपॉजिट है। उसके बाद में सैंड ड्यून्स है।
ठीक है। ड्यून्स है, स्टार ड्यून्स है, वो डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है। और ए में है स्टेलेक्माइट्स, ये डिपोजिशनल है। और प्राकृतिक तटबंध, स्टेक और टर्ल्स, जो नेचुरल लीव्स है, ये भी निक्षेपणात्मक है। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन है, वी आकार की काटी, यारडंग और गॉर्ज, सिंकहोल, ये सारे अपरदन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसमें हेलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहां पर महासागर की गहराई में थोड़े परिवर्तन से लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित नहीं है। जल का घनत्व बहुत कम होता है। और ये घनत्व तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो मेन कारण है इसका वो है कि लवणता जो सलाइनिटी है उसमें चेंज हो जाता है। और समुद्र की गहराई के साथ गुलित ऑक्सीजन घट जाना। ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु VSH का प्रतीक है। ठीक है। VSH। ठीक है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय ठंडी रेगिस्तानी और ठंडी घास, ये तो होगा ही नहीं दोनों ऑप्शन। अब बचे दो है, जिसमें पहला है रेगिस्तानी और दूसरा है घास के मैदान। अब रेगिस्तानी के लिए जो कोड वर्ड है BW HW, ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रणाली वेक्टर और रास्टर डेटा दोनों का उपयोग करती है। रिमोट सेंसिंग इस चीज़ को मतलब दोनों को यूज़ नहीं करती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम में नहीं होता है, एरियल फोटोग्राफी में नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ, लेकिन ये जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसमें ये दोनों एक साथ यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए में सिद्धांत है तथा ग्रुप बी में भूगोलवेताओं के नाम है, मैच करना है। ठीक है। तो इसमें ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच करना है। ठीक है। तो पहला है बहुनाभिकी सिद्धांत, दूसरा है सकेंद्रित क्षेत्र, तीसरा है विस्फोटक मॉडल और चौथा है क्षेत्र सिद्धांत। तो इसमें आपका जो ए है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस थ्योरी है, उसमें आपका करेक्ट होगा हैरिस और उलमैन। ए में तीन, तो ए में तीन दो जगह है। ठीक है। और बी में, या बी में है, बी का ऑप्शन है कोसेंट्रिक जोनल। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा बर्गस। ठीक है, बर्गस। बी में चार, तो बी में चार है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। सी में दो होगा। ठीक है, विस्फोटक मॉडल विलियम बंज ने दिया था। और क्षेत्र सिद्धांत, सेक्टर थ्योरी है वो होमर हॉयट ने दी थी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कारकों के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि की परिघटना के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में भी वृद्धि होती है, इस चीज को बोलते हैं तापीय व्युत्क्रमण। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, लेकिन इसके रिवर्स कंडीशन होती है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापीय व्युत्क्रमण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITCZ से क्या तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये सीधा मतलब फुल फॉर्म पूछी है, फैक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जलोढ़ पंख कौन से क्षेत्र में बनते हैं। पहला है डेल्टा, डेल्टा में नहीं बनेगा, नदी भूमि। ठीक है। दूसरा गिरिपात क्षेत्र, फोटेल्स। फ्लड प्लान नहीं बनता है, नेचुरल वेव नहीं बनता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरिपात क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेप टिब्बे का टिब्बा का आकार और संरेखण और टिब्बे के विशिष्ट नाम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें जो ए है उसमें हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है वो सीप हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का सीप हो जाएगा। उसके बाद में बी है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बरखान हो जाएगा। अनुप्रस्थ जो बरखान की जो पैटर्न है वो ट्रांसफर है। ठीक है। और उसके बाद में जो तीसरा है परवलीय। ठीक है, परवलीय का हो जाएगा तटीय टाइप का या कोस्टल। और चौथा है सम्मिश्रण, जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाएगा उल्टा या रिवर्सिंग बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, ए में तीन, बी में चार, सी में दो और डी में एक। ठीक है।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति तब बनती है जब चूना पत्थर की गुफा की छत गिर जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो पोलजी हो जाएगा आपका, पोलजी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल प्रसार 1960 की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो हैरी हेस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के साथ साथ मूल चट्टान भी कहा जाता है? प्राइमरी जो रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक, ठीक है, आग्नेय चट्टानें होती है, औषधि कायांतरित और बलुआ, ठीक है, ये तीनों नहीं है, ये है आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान के साथ साथ में मूल चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर ऑन हिस्ट्री, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो एटी महान हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक साथ ठीक से फिट नहीं बैठती है? कौन सा, मतलब कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं कर रखा है इन्होंने? ठीक है। तो इसमें पहला है पी हेगेट, भूगोल एक आधुनिक संश्लेषण, ठीक है। दूसरा है जीपी मॉर्स, भूगोल में व्याख्या। पीई जेम्स, सभी संभव दुनिया। और डार्विन, प्रजातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। और जेम्स वाला भी करेक्ट है, सभी संभव दुनिया। और हेगेट वाला भी करेक्ट है, भूगोल एक आधुनिक संश्लेषण। जो इसमें इनकरेक्ट है वो है मॉर्स का, ठीक है। ये मॉर्स ने नहीं बोला है कि भूगोल में वही क्या, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी मॉर्स ने नहीं किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, उसमें कि पृथ्वी की परिधि का पहला माप किसने लिया था? ठीक है, तो इसमें आपका थेल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ग्रीक विद्वानों के लिए उचित कालक्रम, सॉरी, कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले और सबसे बाद में कौन से आए उनकी सीक्वेंस है? तो पहला अरस्तु, एरिस्टोस्थनीज, अनेक्जिमेंडर और प्लूटो। एरिस्टोस्थनीज, अनेक्जिमेंडर, प्लूटो और अरस्तु। अनेक्जिमेंडर, प्लूटो, अरस्तु, एरिस्टोस्थनीज। चौथा है प्लेटो, अनेक्जिमेंडर, अरस्तु और एरिस्टोस्थनीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, अनेक्जिमेंडर, प्लेटो, अरस्तु और एरिस्टोस्थनीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारक है? ठीक है। द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ एनी कंट्री इज द की फैक्टर। तो ये वेटल जी ने बोला था, डेरिवेट वेटल जी ने ये चीज बोली थी, ये बात बोली थी। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुश एंड पुल थ्योरी से जुड़ा है? तो प्रवसन है, पुश एंड पुल, ठीक है। जो स्कार्सिटी रीजन है वो पुश का कारण बनेंगे, और जो मिनरल या नेचुरल रिसोर्सेज या जो कहने को ऑप्शन देते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इनसे संबंधित, तो रोजगार के अवसर है, वो पुल फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रवसन से संबंधित है, माइग्रेशन से संबंधित है। उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अवकाश संबंधी गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक है? ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्पेशल मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी? तो जेलेंस्की ने दी थी, ठीक है। जेलेंस्की ने ये मोबिलिटी ट्रांजिशनल सॉरी ट्रांजिशन थ्योरी दी थी, स्पेशल मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी गिवन बाय जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है कि वी आकार की घाटियां आमतौर पर किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो ये रिवर द्वारा होती है, रिवर इरोजन या नदी कटाव द्वारा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर का गणना करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड बर्थ रेट? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की तेजी से वृद्धि किस अवधि के बीच में हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1951 से 1981 के बीच में। ये टाइम पीरियड है वो पॉपुलेशन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रणनीतिक संगठन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ ए यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नाटो, ओपेक और ये सेमा, ये नहीं होंगे, ठीक है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक का लेखक, ठीक है, ये एल्सवर्थ हटिंगटन की पुस्तक है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था ये, एल्सवर्थ हटिंगटन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट मैच ऑफ द फॉलोइंग करके आया था।
उसके बाद में 133 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन वाज proposed by which one of the following। तो वॉन न्यूमन मॉडल है एग्रीकल्चरल लोकेशन का, सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद में सीमांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो फ्रंटियर है, एक होती है बाउंड्री, ये लाइन है वो है बाउंड्री। और जब किसी दो देशों के बीच में ये ट्रांजिशनल जोन होता है, जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो इन पे जो दोनों पड़ोसी देश है उनका दोनों का स्वामित्व नहीं होता है, ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है। जो कहने का मतलब इतना अ, अ, जो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको सीमांत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सीमांत क्षेत्र मानव निर्मित है, अर्थात इसे राजनीतिक और कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, बाउंड्री मैन मेड है। ठीक है, और बाउंड्री का जो नेचर है वो आगे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, काफ़ी टाइप है बाउंड्रीज के, जो फिजिकल बाउंड्री है, कल्चरल बाउंड्री है। ठीक है, फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे भी बाउंड्री का निर्धारण होता है। ठीक है, तो उनके अलग अलग टाइप है, लेकिन ये जो सीमांत क्षेत्र है, फ्रंटियर है, वो मानव निर्मित नहीं है। दूसरा है सीमांत राज्य के बाहरी इलाके स्थित है, सॉरी सीमांत राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। करेक्ट है, राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध आदि में सीमांत सबसे पहले प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद फोर्थ वन है, सीमांत प्रदेश राज्य के नो मेनलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या जनसंख्या की संक्रमण का दूसरा चरण, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसमें जो सेकंड चरण है, उसमें पहला चरण है उसमें तो है कि अ, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, वो है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु मृत्यु दर। कहने का मतलब सेकंड फेज में आते आते कहने का मतलब जन्म दर तो उच्च रहती है, पहले पहले स्टेज में दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई रहती है। दूसरे ऑप्शन में जो ग्रोथ रेट है वो तो हाई रहती है, लेकिन पॉपुलेशन जो डेथ रेट है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, कहने का मतलब पिरामिड दो टाइप के होते हैं, एक सीधा और दूसरा उल्टा। तो संख्या के पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं, बायोमास के पिरामिड सीधे और उल्टे हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी ऊर्जा के पिरामिड है वो अ, अ, हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए देश के नाम और ग्रुप बी में तूफान के नाम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज। ठीक है, और उसके बाद में जो फिलीपाइंस है, फिलीपींस, उसमें टाइफून आते हैं। ठीक है, उनको जो तूफान है, साइक्लोन है, उनको टाइफून के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो, डी में चार हो जाएगा, तो डी में तीन जगह चार दे रखा है। ठीक है, और फिलीपींस में टाइफून है, तो ए में तीन। ठीक है, तो यहाँ एक जगह ही तीन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बी में एक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हेरिकेन बोलते हैं इनको, और यूएसए में इनको टोर्नेडो बोलते हैं। तो सी में दो हो जाएगा टोर्नेडो, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। अभिकथन कह रहा है, समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, इसे ग्रह की सतह पर तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनको रोकते हैं ओजोन। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है। दूसरा है, अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन कारण है जो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है या व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कोपेन के प्रतीक और क्षेत्र से गलत तरीके से संबंधित है। ठीक है, तो पहला है, लघु शुष्क मौसम के साथ वर्षा ऋतु प्रकार
तो AMW, ठीक है, डब्ल्यू है विंटर ड्राई, और ये M है मानसून टाइप की, ठीक है। तो विंटर ड्राई लघु शुष्क मौसम के साथ वर्षा ऋतु प्रकार, तो ये करेक्ट है। दूसरा है शुष्क सर्दियों के साथ वर्षा ऋतु प्रकार, तो विंटर ड्राई, ठीक है, शुष्क सर्दियाँ, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है कम गर्मी के साथ शीत आदर्श सर्दियों का प्रकार, तो ये भी आपका जो हाई एल्टीट्यूड हाई लेटीट्यूड वाले रीजन है, ठीक है, उससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट है जो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु AS के कोड से नहीं प्रदर्शित की जाती है, तो 39 में 139 में डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वॉल्विस रिज किस महासागर में स्थित है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, जो अफ्रीकन कोस्ट के साइड में है, ठीक है। मिड ओशनिक रिज और अफ्रीकन कोस्ट के बीच में स्थित है ये, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट के बीच में स्थित है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद में नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भौगोलिक विषुवत रेखा के दोनों ओर निम्नलिखित में से किसके बीच में फैली हुई है, तो ये 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य स्थित है, तो इसमें आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगली पुस्तक है प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन, ठीक है। तो अब डी विडाल डी लाबलास, ठीक है, जो भी ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट में पुस्तकों में डी नाम आ जाए तो विडाल डी लाबलास से संबंधित है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसमें ए करेक्ट होगा आपका, विडाल डी लाबलास की पुस्तक है प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल मंगफोर्ड द्वारा प्रतिपादित शहरी विकास के चरणों का सही क्रम है, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये होगा इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरा कारण के रूप में अंकित है, ठीक है। मैकिंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की इस विशाल भूमि को विश्व द्वीप के रूप में सजाया है, बिल्कुल सही बात है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 7/8 भाग विश्व द्वीप पर पाया जाता है, इन तीन रीजन में पाया जाता है 7/8 भाग, ठीक है, जबकि इसका केवल 1/8 जो पार्ट है वो शेष भागों में निवास करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के सही है, कहने का मतलब अभिकथन भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का चयन करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है, कूट दे रखे हैं। अब वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी, ए में 4, ठीक है, ए में 4 एक जगह ही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वॉन थिनेन ने एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल दिया था, कृषि स्थान से, ठीक है, क्रिस्टलर ने केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था, और वीवर ने फसल संयोजन सिद्धांत दिया था, ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन से संबंधित जो आइडिया है वो वीवर ने दिया था, तो इसमें आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है नाथुला पास, ठीक है, नाथुला दर्रा इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो सिक्किम से चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, ठीक है, तो सिक्किम वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें चीन के साथ जो तिब्बत प्रांत है चीन का उसके साथ में जोड़ता है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रुप ए में संगठक दे रखे हैं और ग्रुप बी में रासायनिक सूत्र दे रखे हैं, तो अमोनिया का NH3 हो जाएगा, ठीक है, मीथेन का CH4 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। तो ए में 4, तो ए में 4 और बी में 1 है, बी में 1 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आइसोडाफान किसको संदर्भित करता है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, प्रति टन समान परिवहन लागत की लाइन, ठीक है, जो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको ये जोड़ता है, ठीक है, जो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला एरिया है उसको जोड़ती है, वो उस लाइन को हम आइसोडाफान कहते हैं। वह पर टन बोल दो, ठीक है, आगे कुछ भी बोल दो, ठीक है, लेकिन आइसोडाफान का जो मीनिंग है, ठीक है, वेबर के अनुसार वो है कि लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, तो इसमें डी करेक्ट होगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारक से काफी हद तक प्रभावित रहता है, ठीक है, तो कहना आर्थिक विकास किसी क्षेत्र में असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारण से काफी हद तक प्रभावित होता है, तो इसमें शिक्षा की कमी मेजर रोल प्ले नहीं करता है,
कम संसाधन का उपयोग, संसाधन है लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कम करना, ये कोई क्षत्रिय असंतुलन का कारक नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा मेजर नहीं है। लोगों की मांग, ठीक है, लोगों की डिमांड है जो फुलफिल कर दी जाती है, ठीक है, रिसोर्सेज स्कार्सिटी रीजन वाले में भी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और संसाधनों का क्षेत्रीय असमानता, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वन है, ग्रुप ए में बायोम के प्रकार है और ग्रुप बी में पेड़ों के प्रकार है। तो अब इसमें पहला दे रखा है सवाना बायोम, दूसरा है समशीतोष्ण पर्णपाती बायोम, वन बायोम, तीसरा है टेगा बायोम, चौथा है रेगिस्तान बायोम और पांचवा है सदाबहार वन बायोम। तो रेगिस्तान बायोम में अब सभी को पता है अकेशिया नाम के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो डी में एक कहाँ पर है, ठीक है, डी में एक जगह ही एक है, ठीक है। तो बाकी तीन ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो ए में चार हो जाएगा, ए में चार हो जाएगा बेओबाब, ठीक है। दूसरा बी में दो हो जाएगा सम शीतोष्ण पर्णपाती वन मैपिल। और तीसरा है सी में पाँच हो जाएगा टेगा, टेगा में लार्च हो जाएगा, ठीक है, पाइन लार्च बर्च, ठीक है, ये तीन चार टाइप के पेड़ होते हैं। उसके बाद में ई में तीन हो जाएगा, जो ई है सदाबहार वन बायोम, उसमें हो जाएगा ये डाइवुड, ठीक है। तो ये आपका सेट का जियोग्राफी का पेपर है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।